नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो हमारी राजस्थान कृषि एवं अर्थव्यवस्था की जो वीडियो के लिए सीरीज चल रही थी, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरणीय मुद्दे एवं कार्यक्रम। तो ये टॉपिक है जो वीडियो के अंदर लगता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं वो शामिल हैं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे सूखा एवं अकाल के बारे में, उसके बाद हम मृतिकरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बंजर भूमि के बारे में बात करेंगे, भूमिगत जल के बारे में हम क्या क्या रिसोर्स हैं राजस्थान के अंतर्गत और भूमिगत जल की क्या कंडीशन है वो देखेंगे। उसके बाद प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे हम पहले बात करेंगे कि सूखे और अकाल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूखे के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक होता है सामान्य सूखा। सामान्य सूखा वो होता है जिसमें औसत वर्षा है उस वो है 25% से कम हो, यानी औसत वर्षा कितनी होगी इसमें 25% से कम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य सूखा बोलेंगे। यानी जब जो वर्षा की प्रतिशत मात्रा है वो 25% से कम हो, उसे हम सामान्य सूखा के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद है तीव्र सूखा। तो तीव्र सूखा वो है जब औसत वर्षा है वो 50% तक कमी आ जाती है उसके अंतर्गत, उसे बोलते हैं तीव्र सूखा। एक होता है मौसमी सूखा। मौसम विशेष में अगर बारिश की कमी आती है तो उसे मौसमी सूखा है वो बोलते हैं। फिर एक होता है फसली सूखा। ये सूखे के प्रकार हैं, आप ध्यान में रखेंगे, हम सूखे के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है फसली सूखा। वो क्या होता है कि फसल विशेष के लिए आवश्यक वर्षा में कमी हो जाती है। कई बार कुछ फसलों के लिए वर्षा की ज़्यादा मात्रा की जरूरत होती है लेकिन वर्षा कम होती है, तो उसे हम फसली सूखा बोलते हैं। उसके बाद मृदा नमी सूखा है। यानी मृदा की जो नमी होती है उसमें जो वर्षा की कम मात्रा होने के कारण मृदा की नमी में भी कमी आ जाती है, औसत नमी जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मृदा नमी सूखा। फिर एक होता है जलीय सूखा। यानी जो हमारे जल संसाधन है, तालाब बावड़ी हो गई, उनमें जल की कमी आ जाएगी, यानी उसे जलीय सूखे के अंतर्गत लेते हैं। फिर है पारिस्थितिकी सूखा। ये क्या होता है कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में अगर जल की कमी हो जाए तो उसे पारिस्थितिकी सूखा बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि तीव्र सूखा है वो कब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर औसत वर्षा है वो 50% से कम होती है तो उसे हम तीव्र सूखे के अंतर्गत लेते हैं, और जब 25% वर्षा की कमी होती है तो उसे सामान्य सूखा के अंतर्गत लेते हैं। तो आप ये दो फैक्ट हैं, ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि तीव्र सूखा अगर औसत वर्षा में 50% की कमी होती है तो उसे तीव्र सूखा के अंतर्गत लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि अकाल के प्रकार और सूखे के जो को क्या क्या परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाल के प्रकार यानी कौन कौन से अकाल होते हैं। एक होता है अनकाल। यानी वो अकाल जिसमें अन्न की है वो पूरी तरह से कमी हो जाती है, उसे हम अनकाल के अंतर्गत लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं, अनकाल के अंतर्गत। फिर होता है जल अकाल। यानी अगर पूरी तरह से जल की कमी होती है उसे हम जल अकाल के अंतर्गत लेते हैं। फिर है तरण काल। तरण यानी चारे की जो अगर पशु हैं उनके लिए चारे की भी कमी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे तरण काल। और जब जल अन्न और चारे तीनों की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं त्रिकाल। यानी जल अन्न और चारे तीनों की कमी हो जाए, ये सबसे भयंकर सूखा होता है जिसे हम त्रिकाल बोलते हैं। यानी अकाल होता है त्रिकाल, अन्न जल और चारे तीनों की वो कमी हो जाती है। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख अकाल पड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चालीसा काल। तो ये चालीसा काल कब पड़ा था, ये पड़ा था 1783 ईस्वी के अंतर्गत। कब पड़ा था, 1783 ईस्वी के अंतर्गत। इसे बोलते हैं चालीसा अकाल। ईस्वी याद रखेंगे 1783, और विक्रम संवत की बात करें तो वो होगी 1840। कितनी होगी, 1840। यानी इसमें प्लस कितना करेंगे, प्लस 57 करेंगे तो विक्रम संवत आएगी। तो विक्रम संवत की जब भी बात आई तो आप प्लस 57 करेंगे, और ईस्वी है वो 1783 है। उसके बाद है छप्पन अकाल। वो कब पड़ा था, वो पड़ा था 1899 के अंतर्गत। और विक्रम संवत की बात करें तो इसमें 57 जोड़ेंगे तो 1956 है वो विक्रम संवत आएगी। फिर महाकाल की बात करें तो ये 1987 के अंतर्गत पड़ा था। फिर ग्रेट राजपूताना काल की बात करें तो ये 1866 के अंतर्गत पड़ा था। और लास्ट में मेट्रो डॉट या वृद्ध काल, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये 2002-3 के अंतर्गत पड़ा था, और ये अब तक का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के मैं आपको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं वृद्ध काल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वृद्ध अकाल। वृद्ध काल ये कब पड़ा था, ये पड़ा था 2002 और 3 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित जिले हुए थे, वो कितने हुए थे, 32 जिले हैं वो इससे प्रभावित हुए थे, और ये सर्वाधिक संख्या वाले जिले हैं। यानी इसके अंतर्गत कितने जिले प्रभावित हुए, 32 जिले हैं वो प्रभावित हुए थे। सर्वाधिक जिले 2003 वाले वृद्ध काल, जिसे डोट काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो डोट या वृद्ध काल के नाम से जाना जाता है।
2003 के अंतर्गत ये पड़ा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान के किन किन जिलों में सूखे की आवृत्ति है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो सूखे की आवृत्ति है वो सर्वाधिक मानी जाती है, यानी हर 3 साल में एक बार काल पड़ता है। वो कौन कौन से जिले हैं? वो चारों जिले तो जो बड़े बड़े जिले हैं, ये 3 जिले जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये हो गए। इन 3 जिले, ये 3 जिले प्लस में जालौर और सिरोही है। इन जिलों में क्या है, 3 साल में एक बार काल पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद बात करें कि वे कौन से जिले हैं जहाँ 4 साल में एक बार काल पड़ता है, तो वो हो गया बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, डूंगरपुर, बूंदी। ये ऐसे जिले हैं जहाँ हर 4 साल में एक बार काल पड़ता है। और जो न्यूनतम पुनरावृत्ति है जो सूखे की वो या अकाल की, वो कहाँ है? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है, यानी हर 8 साल में एक बार काल पड़ता है। वो 2 जिले हैं, धौलपुर और भरतपुर। तो आप ये डाटा जरूर से ध्यान रखेंगे कि 8 साल में एक बार काल किन जिलों में पड़ता है? भरतपुर और धौलपुर के अंतर्गत। और हर 3 साल में एक बार काल पड़ता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। तो आप ये डाटा जरूर से ध्यान रखेंगे। और राजस्थान के अंतर्गत एक कहावत प्रचलित है, वो कौन सी है कि तीजो कुरियो आठवां काल। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुरियो का मतलब है कि हर 3 साल में एक छोटा काल पड़ता है, अर्धकाल पड़ता है, जिसे कुरियो कहते हैं। और ये हर 8 साल में एक भयंकर काल पड़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तीजो कुरियो आठवां काल में कुरियो का अर्थ क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हर 3 साल में एक छोटा काल पड़ता है, अर्धकाल पड़ता है, जिसे कुरियो नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने देख लिया कि अकाल की आवृत्ति और सूखे की निंदा किस प्रकार से होती है। अब हम अकाल से जो प्रभावित आंकड़े हैं राजस्थान के अंतर्गत वो देखेंगे कि क्या स्थिति राजस्थान के अंतर्गत रही है। तब हम बात करेंगे कि अकाल से प्रभावित आंकड़ों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित जिले यानी 100% जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो 1978 और 82 के अंतर्गत अकाल पड़ा था, उस समय 26 जिले थे, सभी के सभी प्रभावित हुए थे। और 1986-88 में एक अकाल पड़ा था, उसमें 27 जिले प्रभावित हुए थे। और 1991-92 में राजस्थान के पूरे यानी 30 जिले प्रभावित हुए थे। और सबसे भयंकर और भीषण अकाल माना जाता है 2002 और 3 वाला, जिसे वर्ध अकाल या मेट्रोडोड अकाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि 32 जिले थे और 32 के 32 सभी के सभी प्रभावित हुए थे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा और भयंकर काल पूछे तो 2002 और 3 वाला रहेगा। उसके बाद न्यूनतम प्रभावित वर्ष की बात करें तो उसमें 2010-11 में राजस्थान के कुल 2 ही जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। और ये जो पिछले 2 साल में 2022-23 में क्या हुआ था, जो काल पड़ा था उसमें सिर्फ एक जिला है वो प्रभावित रहा था। अब हम नवीनतम डाटा की बात करें यानी वर्तमान स्थिति पिछले वर्ष की 2024-25 के डाटा होंगी, तो इसमें क्या है कि राजस्थान के 20 जिले हैं वो अकाल से प्रभावित रहे थे। और कुल गांवों की बात करें तो वो गांव कितने होंगे? वो गांव होंगे 5897 गांव हैं वो इस अकाल से प्रभावित हुए थे। और सर्वाधिक अभावग्रस्त जो जिला है वो टोंक था, जिसमें टोंक में सर्वाधिक गांव हैं वो प्रभावित हुए थे। टोंक के अंतर्गत कितने गांव प्रभावित हुए थे? 865 गांव हुए थे। और बांसवाड़ा के अंतर्गत है वो 817 गांव है टोटल है वो इससे प्रभावित हुए थे। तो आपको पूछ लिया जाए कि 2024-25 के अंतर्गत सर्वाधिक अभावग्रस्त यानी सर्वाधिक अकाल से जो गांव हैं वो किस जिले में प्रभावित हुए थे, तो टोंक के अंतर्गत 865 और बांसवाड़ा के अंतर्गत 817। इसके बाद न्यूनतम अभावग्रस्त की बात करें तो 12 जिले का एक गांव प्रभावित हुआ था। और सवाई माधोपुर के 2 गांव है वो इससे प्रभावित हुए थे। तो न्यूनतम की बात करें तो 12 होगा एक गांव, और सवाई माधोपुर है उसके 2 गांव प्रभावित हुए थे। और सर्वाधिक अभावग्रस्त की बात करें तो टोंक के 865 और बांसवाड़ा के 817 गांव में वो प्रभावित हुए थे। और अकाल राहत के लिए एक मैनुअल बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1962 में। ये भी आप ध्यान में रखें। इस प्रकार से हमने सूखे और अकाल से जो भी फैक्ट बन रहे थे उनके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण के बारे में। देखिए मरुस्थलीकरण क्या होता है और मरुस्थलीकरण की परिभाषा और प्रसार देखते हैं। पहले मरुस्थलीकरण क्या होता है वो देखिए। उपजाऊ या फिर अमरुस्थलीय भूमि का मरुस्थल में बदलना क्या होता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी जो भूमि उपजाऊ है वो धीरे धीरे क्या है कि मरुस्थल यानी अमरुस्थलीय भूमि का मरुस्थल में बदलना ही परिभाषा होती है इसकी मरुस्थल की। और यही मरुस्थल का प्रसार होता है, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना ही उसका प्रसार होता है। धीरे धीरे मरुस्थल है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जो भूमि उपजाऊ है वो क्या होती है? मरुस्थल के रूप में बदल जाती है। ये मरुस्थल का प्रसार कहलाता है। और काजरी निदेशक एच.एस. मान द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। किसको? इस जो ये परिभाषा दी गई है इसको। फिर है रेगिस्तान का मार्च या प्रसार। रेगिस्तान का मार्च का मतलब है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। तो देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो रेगिस्तान है वो किस दिशा में बढ़ रहा है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यानी ये राजस्थान का मैप है, मान लीजिए ये मैप है, तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ से किस दिशा में बढ़ रहा है मरुस्थल? इस दिशा में बढ़ रहा है, यानी
उत्तर से पूर्व की दिशा में ये राजस्थान में मरुस्थल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सर्वाधिक जो समय है किन जिलों में ज़्यादा मरुस्थल का प्रसार होता है वो है मार्च से जुलाई के मध्य। और मरुस्थल सर्वाधिक है वो पवन अपरदन से बढ़ता है, यानी हवाओं से मिट्टी हवा उड़कर आगे जाती है और रेत के कण हैं वो आगे फैल जाते हैं। ये रेगिस्तान का मार्च या प्रसार कहलाता है। ये मार्च से जुलाई के मध्य सर्वाधिक होता है। और जो मार्च रेगिस्तान का मार्च या रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है उसके उसमें अवरोधक के रूप में काम करती है अरावली पर्वतमाला। यानी अरावली पर्वतमाला है वो रेत को आगे उठने से रोकती है, यानी मरुस्थल के प्रसार को रोकने में कौन सहायक है? अरावली पर्वतमाला है वो सहायक है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र की राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत है, यानी कुल राजस्थान का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 57% क्या है मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कितना? 57% भाग है वो मरुस्थल से प्रभावित है। अब हम बात करेंगे कि मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए राजस्थान के अंदर उच्च तापमान, वर्षा की कमी और वनस्पति का अभाव है। इसके कारण क्या है? मरुस्थलीकरण लगातार निरंतर बढ़ रहा है। पवन द्वारा मृदा अपरदन होता है, इसके कारण भी लगातार राजस्थान में मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। निरंतर सूखा पड़ता है तथा भूजल में गिरावट होती जा रही है, इससे भी लगातार क्या है कि मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। और ये क्या है? सभी के सभी प्राकृतिक कारण है। अब हम मानवीय कारणों की बात करें कि मानव के कौन कौन से कारण हैं जिनसे मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। तो नंबर 1 पर है अनियंत्रण पशुचारण, यानी पशु हैं वो घास वगैरह खा जाते हैं, तो इससे क्या है कि रेत रेत यानी मिट्टी है वो उड़कर आगे जाती है तो मरुस्थल का प्रसार होता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोग अपने विकास के लिए पेड़ों को काटेंगे और शहरीकरण को बढ़ावा देंगे, तो इससे क्या है कि मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। वनोन्मूलन यानी वनों को विनाश हो रहा है, इससे भी मरुस्थलीकरण है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहे हैं, यानी जो भी पृथ्वी से जल निकाल रहे हैं भूजल है उसका लगातार अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और अवैज्ञानिक ढंग से हम कृषि कर रहे हैं, यानी कीटनाशक छिड़काव आदि वगैरह कर रहे हैं, जिससे भी क्या है कि हमारी जो मृदा है वो खराब होती जा रही है, जिससे भी मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कि मरुस्थलीकरण से संबंधित जो इसरो या एटलस की रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। जो मरुस्थलीकरण रिपोर्ट यानी इसरो एटलस की रिपोर्ट है 2007 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल से प्रभावित था, यानी 67% जो भाग है राजस्थान का वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित था इसरो एटलस की रिपोर्ट के अनुसार। और 2016 में फिर रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि 62.90 भाग है वो प्रभावित है, यानी राजस्थान के अंतर्गत क्या है उन्होंने कहा कि मरुस्थलीकरण में वो कमी हुई है। इसके बाद हम बात करें कि पूरे भारत में मरुस्थलीकरण है उसमें क्या है कि 0.56% की वृद्धि हुई थी, जबकि राजस्थान में क्या है उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर कमी हुई है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में उच्चतम क्षेत्र राजस्थान का 21.53% भाग है मरुस्थल के अंतर्गत, यानी देश का जो जितना भी मरुस्थल है उसमें से 21.53% है वो अकेले राजस्थान के पास है। अब हमने मरुस्थलीकरण से जो भी थे फैक्ट वो देख लिए। अब हम बात करेंगे बंजर भूमि के बारे में। बंजर भूमि क्या होती है वो आप सभी को पता ही है कि नहीं। वह भूमि जो कृषि के योग्य नहीं होती है उसे हम बंजर भूमि बोलते हैं। और बंजर भूमि की स्थिति है वो देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में बंजर भूमि है वो कितनी है? 10.26% क्षेत्रफल है वो राजस्थान का क्या है बंजर भूमि के अंतर्गत आता है 10.26। ये डाटा आप जरूर ध्यान रखेंगे। बंजर भूमि एटलस के अनुसार बात करें 2015-16 के अनुसार तो वो कितनी है 23.04% उन्होंने बताई है। भूमि उपयोग में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी नंबर 1 पर तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आता है जो लगभग 53% है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है वो भूमि उपयोग में कौन है? बंजर आता है। बंजर भूमि वो कितनी है 10.26% राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा 53% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है। तो उसके बाद 2 नंबर है वो बंजर भूमि आती है वो कितनी है 10.26%। अब राजस्थान के अंतर्गत बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? 2016 के अंतर्गत। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 2016 में। और इसका पुनर्गठन किया गया था 11 फरवरी 2022 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत। तो ये बंजर भूमि से जो भी डाटा है वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत ग्राउंड वाटर की, यानी भूमिगत जल है उसके बारे में क्या स्थिति है। जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है उन्होंने 2024 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंतर्गत कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं तो वो हैं 302। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान के अंतर्गत भूमि जल ब्लॉक हैं वो कितने हैं 302। इनमें से आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। सुरक्षित जोन की बात आई 37 ब्लॉक हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। और लवणीय जोन है वो 3 ब्लॉक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे।
तो कुल ब्लॉक 302 की बात की जाए तो उनमें से अति दोहित यानी डार्क जोन है वो सर्वाधिक हैं। वो कितने हैं? 214 ब्लॉक हैं जो अति दोहित हैं, यानी उनमें जितनी मात्रा है उससे ज़्यादा जल निकाला जा रहा है, अति दोहित है, डार्क जोन के अंतर्गत हैं ये 214 ब्लॉक। और कुल 37 ब्लॉक हैं जो क्या है सुरक्षित जोन में है, और इन ब्लॉकों में क्या आई है? कमी आई है। तो विषम क्रिटिकल जोन है वो 27 ब्लॉक हैं, और अर्ध विषम या सेमी क्रिटिकल जोन है वो 21 ब्लॉक हैं, और लवणीय जोन यानी जहाँ पे जल खारा है वो कितने? 3 ब्लॉक हैं। तो आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि कुल ब्लॉक 302 हैं, उसमें से सुरक्षित कितने हैं? 37 हैं, और लवणीय कितने हैं? 3 ब्लॉक हैं, और अति दोहित कितने? 214 ब्लॉक हैं, और ये क्या है? सर्वाधिक है। और ये जो भूमिगत जल रिपोर्ट थी वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे प्रमुख योजनाएं एवं विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सूखा एवं मृष्टिकल निवारण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले मृष्टिकल को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ था UNCCD 1994 में, यानी UNCCD का मतलब है कि मृष्टिकल से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंत कब हुआ था? 1994 में। उसमें एक संधि हुई थी कि मृष्टिकरण है उसको रोका जाएगा, इसके ऊपर एक बैठक करके एक संधि हुई थी। कब हुई थी ये? 1994 में UNCCD यानी मृष्टिकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये? 1994 में। इसके बाद है कि राजस्थान के अंतर्गत 2 संस्थाएं हैं जो मृष्टिकरण एवं सूखे के निवारण के लिए काम कर रही हैं। तो पहली है काजरी जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। दूसरी है आफरी जिसकी स्थापना ये 1998 नहीं है, ये है 1988। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो इनकी ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। और इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे काजरी की, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी की फुल फॉर्म क्या होगी? C से सेंट्रल, A से एरिड जोन, A से एरिड, Z से जोन, R से रिसर्च और I से इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और आफरी की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए कि A से एरिड, F से फॉरेस्ट, R से रिसर्च और I से इंस्टीट्यूट। तो आफरी की फुल फॉर्म क्या होगी? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना 1988 के अंतर्गत हुई थी। इसके बाद देखिए सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो कब चला था? वो चला था 1973 और 74 के अंतर्गत, और राजस्थान के 11 जिलों में चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 75:25 है। इसके बाद अगले कार्यक्रम की बात करें तो वो है मरु विकास कार्यक्रम जो 1977-78 के अंतर्गत चलाया गया था, और राजस्थान के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। और इसमें भी सेंटर और राज्य का अनुपात है वो 75:25 है। इसके बाद अगला कार्यक्रम है मरु प्रसार योजना जो 1999 और 2000 के अंतर्गत चलाई गई थी, और राजस्थान के 10 जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। इसके बाद ये आप छोड़ दीजिए। इसके बाद है हरियालो राजस्थान कार्यक्रम जो 2003 के अंतर्गत चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि खेत का पानी है वो खेत में ही रहे, यानी दूसरे खेत में न जाए। इसके बाद है अरावली विकास योजना जो 1974-75 के अंदर चलाई गई थी, और इसमें जापान का सहयोग है, और राजस्थान की ये 10 जिलों में चलाई जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जल एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित जो भी योजनाएं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो 1989-90 में चलाया गया था। उसके बाद है एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जो 1995 में चलाया गया था। उसके बाद है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 2008 में। तो आप ये जरूर से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अटल भूजल योजना जो 25 दिसंबर 2019 में चलाई गई थी, और ये पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता ली जा रही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है अटल भूजल योजना। इसके बाद है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राज्य सरकार का है, और इसका नया वर्जन है यानी 2.0। ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 2024 में। ये भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राज्य सरकार का है, और इसका दूसरा चरण है वो कब चला? फरवरी 2024 से चलाया जा रहा है। इसके बाद अगली योजना है निरंतर योजना जो 2016 से संचालित है, और इसमें भी वर्ल्ड बैंक की सहायता ली जा रही है। और ये इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले हैं वो शामिल हैं, उदयपुर और जोधपुर। किस योजना के अंतर्गत? निरंतर योजना के अंतर्गत। अब हम आगे बात करें कि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना है वो कब चलाई गई? मई 2018 के अंतर्गत चलाई गई थी, और इसमें एनडीबी द्वारा ये वित्त पोषित है, जिसमें 70% योगदान है वो एनडीबी का है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता ली जा रही है। इसके बाद अगली योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना जो 2019 से चलाई जा रही है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015-16 से चलाई जा रही है। इनमें से अधिकतर योजनाओं को हमने कृषि वाले चैप्टर में क्लियर कर लिया था। ये योजनाएं हैं उनको कृषि वाले चैप्टर में हमने देखा था, और कुछ योजनाओं को हमने सिंचाई वाले चैप्टर में भी देखा था। तो ये फिर से रिपीट हो रही हैं, तो इनको सिर्फ आपको डाटा है वो याद रखने हैं।
इसके बाद अगली है क्षेत्रीय विकास से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं, तो देखिए इसमें पहली योजना है सीमावर्ती विकास कार्यक्रम योजना। तो इसके बारे में आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि सीमावर्ती विकास कार्यक्रम योजना है, ये राजस्थान के 4 जिलों में तथा 16 खंडों में चलाई जा रही है। जो सीमा के सारे जिले हैं, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो इन 4 जिलों में चलाई जा रही है और 16 खंडों में 16 खंडों में चलाई जा रही है, इन 4 जिलों के 16 खंडों में। और ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1993-94 में, 1993-94 से चलाई जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो 1993-94 से चलाया जा रहा है। 4 जिलों के 16 खंडों में ये योजना है वो चलाई जा रही है। इसके बाद अगली योजना है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 2005 से चलाया जा रहा है, जिसमें कोटा और भरतपुर संभाग के 8 जिले हैं वो शामिल हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर अगली है बीड़ और कंदरा सुधार कार्यक्रम, ये चंबल नदी वाले जो बीड़ क्षेत्र है उससे प्रभावित जिले हैं उनमें चलाई जा रही है। ये कब चलाई गई थी? 1987-88 से, और पूर्णतः ये केंद्र की योजना है। इसके बाद अगली योजना है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, ये 1986-87 चलाई जा रही है, जिसमें अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और अब नए जिले हैं जो डीग हो गए और खेर तिजारा है वो इसमें भी शामिल है। तो इन जिलों में ये मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 1986-87 से चलाया जा रहा है। इसके बाद अगली योजना है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 2005 से चालू है और इसमें 5 जिले हैं वो शामिल हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर एक ये नई योजना है जो अभी घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में, मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है कि जो सीमा के सारे जो भी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी सीमा के सारे जो भी लोग रहते हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। तो इस पार्ट में हमने देख लिया कि राजस्थान में पर्यावरणीय मुद्दे और उनसे संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनके बारे में देखा था, सूखे और काल के बारे में देखा, फिर मरुस्थलीकरण के बारे में देखा। फिर चलिए एक डाटा आपको मेरे याद आ गया, मैं वो बता देता हूँ कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस है वो मनाया जाता है। कब? 17 जून को। ये भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है वो मनाया जाता है। फिर हमने बंजर भूमि से संबंधित डाटा थे वो देखे, हमने ग्राउंड रिपोर्ट देख ली और प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम है वो भी हमने देख लिए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।